हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी फॉर वनडे एग्ज़ाम पर आपका फिर स्वागत है। आज हम जानेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में। ये हमारे संवैधानिक विकास की अगली क्लास है। इससे पहले हमने पढ़ा था भारत शासन अधिनियम 1909, जिसमें हमने आपको बताया था। अब ये उसी क्रम का अगला अधिनियम है, जो कि हमारा भारत शासन अधिनियम 1919 है। इस अधिनियम को 1919 में इसलिए लाया गया था क्योंकि इससे पहले जो अधिनियम आया था 1909, उनकी कमियों को दूर करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। इस अधिनियम को माउंट टैगियो चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। माउंट टैगियो जो कि भारत के राष्ट्र सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे के नाम से उनको जाना जाता है। इसी अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, यानी कि केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा की स्थापना इसी अधिनियम के तहत की गई थी। इसी अधिनियम के तहत देश में प्रत्यक्ष रूप से शासन प्रणाली या शासन व्यवस्था को अपनाया गया था और इसी अधिनियम के तहत केंद्र यानी कि राज्यों में द्विशासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। इसी अधिनियम के तहत पहली बार प्रांतीय विषयों को दो वर्गों में बांटा था। प्रांतीय विषय जैसे कि आज हम जानते हैं, जो हमारे विषय होते हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उस टाइम इन विषयों को दो वर्गों में बांटा गया था। पहला था हमारा हस्तांतरित विषय और दूसरा था हमारा आरक्षित विषय। अगर हस्तांतरित विषयों की बात की जाए तो जिसमें हमारा पुस्तकालय, स्थानीय शासन और चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण, विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन आदि विषय रखे गए थे और इनका संचालन गवर्नर परिषद के जो मंत्री हुआ करते थे उनके द्वारा इनका संचालन किया जाता था। फिर उसके बाद आया था हमारा आरक्षित विषय, जिसके अंतर्गत हमारा रक्षा, विदेश मामले, वित्त, भूमि, अकाल, पुलिस, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाने और गैस, औद्योगिक विवाद आदि विषयों को रखा गया था। इनका संचालन गवर्नर और गवर्नर परिषद के द्वारा किया जाता था। फिर उसके बाद इसी अधिनियम के तहत विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों को लाया गया था। पहले थे हमारे जो निर्वाचित हुआ करते थे, उनकी संख्या 71% हुआ करती थी। दूसरे हमारे मनोनीत हुआ करते थे, जिनकी संख्या 18% हुआ करती थी। और तीसरे थे मनोनीत लेकिन गैर सरकारी, इनकी संख्या 11% हुआ करती थी। इसी अधिनियम के तहत पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इसी अधिनियम के तहत पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं के लिए मत का अधिकार दिया गया था। अक्सर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मत का अधिकार दिया गया था। तो हमारा भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत पहली बार महिलाओं को मत का अधिकार दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में असफल रहा था और वास्तव में अगर कहा जाए तो इस अधिनियम के द्वारा भारत में आर्थिक शोषण और क्या मतलब इस अधिनियम का सिर्फ उद्देश्य ये था जो भारत के लोगों का आर्थिक शोषण किया जाए और उनको अधिक समय तक गुलाम बना करके रखा जाए। बस इसी अधिनियम का यही उद्देश्य था और इसीलिए लाया गया था। बस अक्सर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो हमारा अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। बस सबसे इम्पोर्टेंट बस यही है। दूसरा हमारा अब हम जानेंगे साइमन कमीशन के बारे में। क्या है साइमन कमीशन और ये कब भारत आया था? साइमन कमीशन 1927 से 1928 में भारत आया था। क्या है ये? 1919 भारत शासन अधिनियम में ये कहा गया था, यह मतलब कह सकते हैं एक आयोग का गठन किया गया था और उसमें यह कहा गया था कि 10 वर्षों बाद ये आयोग भारत में जाकर के ये देखेगा कि
भारत के जो लोग हैं वो संवैधानिक विकास की ओर कितने गति या प्रगति कर रहे हैं, या मतलब कह सकते हैं जो भारत के लोग हैं वो संवैधानिक विकास के लिए कितने उत्तरदायी हैं, या फिर कह सकते हैं कि भारत में उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। इस आयोग की नियुक्ति 10 वर्ष के बाद की जानी थी। मतलब जो साइमन कमीशन था, इस आयोग की नियुक्ति 10 वर्ष बाद की जानी थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे समय से पहले ही यानी 2 वर्ष पहले ही इसको 8 नवंबर 1927 को एक 7 सदस्यीय आयोग की स्थापना या नियुक्ति कर दी। किसके? साइमन कमीशन के तहत है। अब इसमें 7 सदस्य जो कि सारे के सारे अंग्रेज थे। एक बात बताओ, जब सारे के सारे अंग्रेज थे तो फिर भारतीयों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। भारतीय कहने लगे हाँ भाई, इसमें तो सारे के सारे भारतीय हैं, अब ये मतलब देखेंगे और जांच पड़ताल करेंगे और बताएंगे कि जो भारत का संवैधानिक प्रगति चल रही है वो कैसी चल रही है। इसलिए इस साइमन कमीशन का बहुत ज़्यादा देश में विरोध हुआ था। जहाँ जहाँ ये साइमन कमीशन गया था वहाँ वहाँ लोगों ने इनको नारे लगाए थे और कहा था कि साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए थे। फिर उसके बाद जो साइमन कमीशन 1928 से 1930 के बीच इसने 2 बार भारत की यात्रा की थी और इसने अपनी रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत की थी। किसने? साइमन कमीशन ने। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है 1930 में प्रस्तुत की थी और इस रिपोर्ट पर जो विचार विमर्श होना था वो गोलमेज सम्मेलन में होना था, जो कि हमारे 31, 32 और 33 में हुए थे। वो हिस्सा अगली वीडियो में हम जानेंगे। तब तक के लिए आप देखिएगा, इसमें एक आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर एक बार और बताते हैं आपको साइमन कमीशन के बारे में और भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में। अक्सर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 में क्वेश्चन कौन सा क्या पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत पहली बार महिलाओं के लिए सेपरेट या कह सकते हैं महिलाओं के लिए मत का अधिकार मिला था। तो कौन से अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। बस उसके बाद अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन भारत जो आया था हमारा 8 नवंबर 1927 को भारत आया था और 1930 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उस पर विचार विमर्श कब होना था? गोलमेज सम्मेलन में, जो हमारे कब हुए थे